विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि सबको एक दिन जीतना है। मेरा इस तरीके का यकीन है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो अवश्य ही आपको एक दिन नौकरी मिल जाएगी। तो मित्रों, नवनिर्माण अकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। संविधान की आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं राज्य मंत्रिपरिषद। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में हमारी बहुत सारी वीडियोज़ दे रखी हैं, वो भी जाकर देख लीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले राज्य मंत्रिपरिषद के विषय में आप यहाँ पर देख लीजिए हमको कौन कौन सी हेडिंग करनी है। हमको करनी है मंत्रिपरिषद, फिर करनी है सीएम की नियुक्ति। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति, जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति के विषय में बात करनी है। फिर मंत्रियों की योग्यता के बारे में बात करनी है कि मंत्रियों की योग्यता क्या होती है। फिर मंत्रियों की शपथ के बारे में बात करनी है, शपथ कहाँ पर है, कौन शपथ दिलवाता है और कौन सी शपथ लेते हैं मंत्री। फिर मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग करेंगे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल आखिर कितना होता है, और उसके अंत में हम लोग करेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन इससे पहले हम कुछ अनुच्छेद और संविधान संशोधनों की बात करना चाहते हैं आपसे, जो कि इस आज के टॉपिक के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गौर से, अनुच्छेद 163 बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, अनुच्छेद 163 इसमें लिखा हुआ है कि राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी। तो आपको याद रखना है, राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका उल्लेख संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है 163, अनुच्छेद 163 में। दूसरा है अनुच्छेद 164, जिसमें दिया गया है 164 में कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा, उसकी नियुक्ति उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुमत है, सबसे ज़्यादा सीट हैं, या राज्यपाल के दृष्टिकोण में वह बहुमत सिद्ध कर सकता है। तीसरी बात यहाँ पे हमको करनी है अनुसूची। तीसरी अनुसूची की बात हमको करनी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री कौन सी शपथ लेंगे और किस प्रकार से लेंगे, उस शपथ की बात अनुसूची संख्या 3 में की गई है। और संविधान का संशोधन 91वां संविधान संशोधन किया गया था। यह संशोधन सन 2003 में हुआ था, आपको ये याद रखना है, सन 2003 में हुआ था। और इस संशोधन के माध्यम से मंत्री परिषद की संख्या निर्धारित की गई थी। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी हालत में मंत्रियों की जो संख्या है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं, 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और इसके द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रियों की जो संख्या है, अर्थात मंत्रिपरिषद का जो आकार है या मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, ये संख्या 15% से ज्यादा नहीं हो सकती विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के। और एक बात याद रखनी है, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या जो है 12 से कम नहीं हो सकती। याद रखना है, अधिकतम हो सकती है 15% और न्यूनतम हो सकती है 12। यहाँ पे एक बात और समझ लेनी है, जरा मैं इसे मिटा देता हूँ। 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ, यहाँ पे आ गया है अनुसूचियों की बात। जब भारत का संविधान बना था तो उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, और अब जो है वर्तमान में अब 12 अनुसूचियां हैं। ये याद रख लेना है। ये इसके बारे में छोटा पॉइंट है, अनुच्छेद 164 सीएम की नियुक्ति के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। अनुच्छेद 163 में उल्लेख है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वह मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा 163 में इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का जो काम होगा, मंत्रिपरिषद का जो कार्य होगा, इसके 2 कार्य होंगे मंत्रिपरिषद के। पहला कार्य होगा कि यह राष्ट्रपति को
मदद करेगी, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, यह राज्यपाल की मदद करेगी, राज्यपाल की मदद करेगी। और दूसरा काम होगा, यह राज्यपाल को सलाह देगी। ये इसके दो काम होंगे, सलाह देगी। तो आपको याद रखना है, जो राज्य के विधानमंडल, राज्य में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका जो उपयोग है वो राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। वो अधीनस्थ होते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य, और वही मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल की मदद करते हैं तथा राज्यपाल को सलाह देते हैं, और उनकी सलाह पर, उनकी मदद पर ही राज्यपाल काम करते हैं। और इस मंत्रिपरिषद के जो प्रधान होते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। और बात, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। जब तक राज्यपाल चाहे वो केवल तभी तक पद पर रहेंगे। इसका मतलब है राज्यपाल किसी मंत्री से कभी भी इस्तीफा मांग सकते हैं। यदि राज्यपाल ने इस्तीफा मांग लिया तो उसको इस्तीफा देना होगा। सैद्धांतिक तौर पे तो राज्यपाल इस शक्ति का उपयोग करते हैं। व्यवहारिक तौर पे राज्य में शक्ति, जो सरकार का प्रधान होता है, सरकार का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, और इस शक्ति का उपयोग मुख्यमंत्री करते हैं। अर्थात जब मुख्यमंत्री चाहें तब किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, जब मुख्यमंत्री चाहें तब कोई किसी भी नए व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। अर्थात मुख्यमंत्री जो है किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। यदि कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो वो राज्यपाल से कहकर उसको उसके पद से हटा सकते हैं। आप इससे ये समझ सकते हैं इस शक्ति का उपयोग करके कि मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। इस शक्ति का उपयोग करके मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में अनुशासन बनाते हैं तथा मंत्रिपरिषद से वह काम कराते हैं जो मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब आप समझ पाए होंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं किस प्रकार से मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे। मंत्रिपरिषद की बात होगी, क्या होती है मंत्रिपरिषद, क्या होता है मंत्रिपरिषद का कार्य। अब हम लोग बात करते हैं सीएम की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको समझ लेना है, जो चीफ मिनिस्टर है इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं तथा राज्यपाल के कहने पर सीएम, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तथा मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति करता है राज्यपाल। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तथा सीएम के कहने पर, सीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। तो यदि आप रेगुलरली हमारी क्लास कर रहे हैं तो आप मुझे एक बार बताएं कि राज्यपाल होगा किसी राज्य का, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। वीडियो को रोकें और मुझे लिखकर बताएं। और यदि आप पहले से संविधान पढ़े हुए हैं तो मुझे कृपया करके केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद कौन सा है और प्रधानमंत्री का अनुच्छेद कौन सा है ये भी बताएं। अगली बात देखते हैं, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे तथा राज्यपाल और सीएम के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही होगी। अर्थात जितने भी मंत्री होते हैं उन सब की नियुक्ति राज्यपाल के ही द्वारा होती है। अंतर केवल इतना है कि राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा सदस्य हैं विधानसभा के अंदर। आगे देखते हैं, अब किसी मंत्री की योग्यता क्या होती है। बात करते हैं किसी भी मंत्री की योग्यता क्या होती है। देखिए, केवल उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो मंत्री की योग्यता क्या होती है।
वह विधानमंडल का सदस्य हो, विधानमंडल का सदस्य हो, उस व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं विधानमंडल में क्या क्या होता है। विधानमंडल के दो सदन होते हैं। पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो आपको याद रखना है कि या तो वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या वह विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। मंत्री बना देंगे उसको, मुख्यमंत्री उसको मंत्री बना देंगे राज्यपाल के कहने पर, राज्यपाल उसे मंत्री बना देंगे मुख्यमंत्री के कहने पर। और किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो ना तो विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य है, परंतु यदि ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं, अर्थात विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव, विधानमंडल का चुनाव जीतना होगा या विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यहाँ तक की बात खत्म हो गई। 6 महीने के बाद लोकसभा में अर्थात संसद में भी है ये बात अप्लाई कि संसद में भी किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जिसने कहीं से चुनाव ना जीता हो, अर्थात ना वो लोकसभा का सदस्य हो और ना वो राज्यसभा का सदस्य हो। यदि ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। संसद की सदस्यता ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ तक बात कर लेते हैं। देखिए, मंत्रियों की योग्यता की बात हमने कर ली। अब हम लोग बात करते हैं मंत्रियों की शपथ के बारे में। तो पहली बात को समझिएगा, इनको जो शपथ है, सबको शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। इन सबको शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। राज्य के राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाते हैं। ये 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। पद की शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। एक और बात है कि ये कौन सी शपथ लेते हैं, कहाँ है इस शपथ का उल्लेख, तो याद रखना है आपको कि ये संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। शपथ 3री अनुसूची में दी गई है। शपथ 3री अनुसूची में है शपथ का उल्लेख। तो आपको ये और याद रखना है, संसद के सदस्यों की शपथ भी 3री अनुसूची में है और विधानमंडल के सदस्यों की शपथ भी 3री अनुसूची में है। आगे बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार। तो आपको याद रखना है, मंत्री जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग करते हैं मंत्रियों के प्रकार। मंत्री मुख्यतः 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। हम इसे ऐसे समझ लेते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कैसे 4 प्रकार के होते हैं, अब ये समझ लीजिए। एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कैबिनेट मंत्री को। और जो दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री, और जो तीसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं उपमंत्री। अब ये 4 प्रकार के कैसे होते हैं, अभी हम बताते हैं 4 प्रकार के कैसे होते हैं। देखिए, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं तथा वे मंत्री होते हैं जिनके पास कोई मुख्य मंत्रालय जिन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इन्हें, ये कौन होते हैं, इन्हें दिया जाता है कोई मुख्य मंत्रालय। अगर आप इसे समझना चाहते हैं कि मुख्य मंत्रालय क्या होता है तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। मुख्य मंत्रालय होते हैं जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि, ये सब मंत्रालय होते हैं जो मुख्य मंत्रालय होते हैं। अब ये जो होते हैं राज्य मंत्री, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतंत्र प्रभार वाले, और एक होते हैं केवल राज्य मंत्री।
तो राज्य मंत्री सामान्य राज्य मंत्री होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, सामान्य राज्य मंत्री। तो इन सामान्य राज्य मंत्रियों को राज्य मंत्री ही कहते हैं और इन राज्य मंत्रियों को कहते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन सा होता है? स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है, इसको कोई मंत्रालय या महत्वपूर्ण काम दे दिया जाता है, लेकिन ये कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। तो ये इसको एक अलग कोई काम दे दिया जाता है, अलग कोई मंत्रालय दे दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण काम होता है वह व्यक्ति स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो जाता है। और ये जो मंत्री होते हैं इनका जो काम है, इनका काम है कैबिनेट मंत्रियों की मदद करना। काम है इनका कैबिनेट मंत्रियों की, यहाँ नहीं लिखेंगे, हो सकता है जगह ना हो। इनका काम है कैबिनेट मंत्रियों की मदद, याद रखना है आपको, कैबिनेट मंत्रियों की ये लोग मदद करते हैं जो सामान्य मंत्री होते हैं। सामान्य मंत्री मतलब राज्य मंत्रियों में जो सामान्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और सामान्य मंत्री। तो ये जो सामान्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्रियों की मदद करते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो होते हैं इन्हें विशेष काम दिया जाता है या कोई मंत्रालय कुछ दिन के लिए दे दिया जाता है। अब बात करते हैं उप मंत्री कौन होते हैं। देखिए, उप मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री दोनों की मदद करते हैं। इनके कामों में मदद करने वाले मंत्रियों को राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की मदद करने वाले मंत्रियों को उप मंत्री कहा जाता है। इसे मिटा देते हैं, ये बात खत्म हो गई। किस प्रकार से 4 प्रकार के मंत्री होते हैं हमने बता दिया आपको, बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। आगे देखिए, मंत्री परिषद का कार्यकाल, यहाँ से देखते हैं मंत्री परिषद का कार्यकाल। देखिए, तो कार्यकाल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। कार्यकाल देखिए, समझ लेते हैं कार्यकाल। तो मंत्री परिषद कब तक अपने पद पर रहती है? मंत्री परिषद कब तक अस्तित्व में रहती है? ठीक है, तो पहली बात तो देख लीजिए, जब तक विधानसभा जब तक विधानसभा में बहुमत है, जब तक विधानसभा में बहुमत है। तो सरकार बनाने के लिए जब तक बहुमत है तभी तक मंत्री परिषद अपने पद पर रहती है, अर्थात सभी मंत्री अपने पद पर रहते हैं। हम इसे ऐसे ये भी कह सकते हैं कि जब तक विधानसभा को विश्वास है, जब तक विधानसभा को विश्वास है या विश्वास विधानसभा में उनको, जब तक विधानसभा में जब तक उनको विश्वास प्राप्त है। और क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम कितने दिन तक अपने पद पर रहते हैं? मैक्सिमम 5 वर्ष। 5 वर्ष से ज़्यादा ये अपने पद को नहीं संभाल सकती है। और जो एक अलग मंत्री होता है, अलग मंत्री को हम लोग क्या बोलेंगे? जो इंडिविजुअल मंत्री होता है, व्यक्तिगत तौर पर एक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब जब तक राज्यपाल चाहे प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। जब तक राज्यपाल चाहे तब तक प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसी मैंने पहले भी समझाया था आपको कि प्रसाद पर्यंत पद पर रहने का मतलब है कि राज्यपाल जब भी चाहे किसी एक मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। याद रखना है, एक और भी बात है, एक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर अकेला एक मंत्री कब तक पद पर रहता है? जब तक राज्यपाल चाहे। एक अकेला मंत्री कब तक पद पर रहता है? जब तक राज्यपाल चाहे वह तब तक पद पर रहता है। अर्थात राज्यपाल जब चाहे या जब राज्यपाल को उस पर यकीन ना रहे तब राज्यपाल उसे पद से हटा सकते हैं या उससे इस्तीफा मांग सकते हैं। हालांकि इस शक्ति का व्यवहारिक तौर पर प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऐसा हमने पहले भी समझाया था आपको कि ऐसा किस प्रकार से होता है। एक और बात है कि जो मंत्री परिषद होती है वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हम बात देखते हैं मंत्री परिषद
सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या मतलब है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा के जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वे 7 डूबते हैं तथा 7 तैरते हैं। और सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो सारे मंत्री मिलकर काम करते हैं। आप इसे और कैसे समझ सकते हैं कि सारे मिलकर काम करते हैं? कि यदि मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है तो सभी मंत्रियों का ये उत्तरदायित्व होगा कि सदन के अंदर तथा सदन के बाहर उस निर्णय का समर्थन करें। इसका मतलब है कि सब सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर उस निर्णय का समर्थन करते हैं। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और क्या है? और क्या मतलब है इसका? और इसका ये मतलब है कि यदि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य कोई प्रस्ताव सदन में लेकर आता है और यदि वह प्रस्ताव गिर जाता है, वो विधानसभा में पास नहीं होता है, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि मंत्रिपरिषद के पास आवश्यक बहुमत नहीं है और ऐसी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं एक मंत्री होते हैं। अन्य मंत्रियों को भी इस्तीफा देना होगा क्योंकि सब के सब मिलकर मंत्रिपरिषद बनाते हैं। आपको एक बात और याद रखनी है, जो मंत्री होते हैं वो या तो विधानसभा का सदस्य होता है या विधान परिषद का सदस्य होता है। तो जब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो सरकार गिर जाती है। तो चाहे तो वो विधानसभा का सदस्य है, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य है और मंत्री बनाया गया है, तो उन सबको इस्तीफा देना होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि यदि विधानसभा में किसी मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए आप विधानसभा में, आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि विधानसभा में किसी मंत्री के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। या किसी मंत्री के द्वारा रखा गया कोई प्रस्ताव, कोई विधेयक सदन में गिर जाए, पास ना हो पाए, अस्वीकार हो जाए, तो भी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होगा। और यही हमने कहा था कि कोई भी निर्णय यदि लिया जाता है, किसी मंत्री ने यदि कोई विधेयक पेश किया है, तो सारी मंत्रिपरिषद का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो उस डिसीजन का पालन करें, उसको विधानसभा में पास कराएं। यदि विधानसभा में पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मित्रों, ये वीडियो खत्म हो गई जिसमें हमने राज्य विधानमंडल की मंत्रिपरिषद की बात की। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। मित्रों, आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अति शीघ्र सफल हों। आप हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। आप हमारी वीडियोस पर कमेंट अवश्य करिए। जो छोटे मोटे प्रश्न हम आपसे पूछते रहते हैं, आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, इसका जवाब आप जरूर दें। सारी चीज़ों को याद करें, लिखें। जय हिंद, जय भारत।